a teacher, motivator, entertainer, and a good human being. नमस्कार, मैं अवधेश मसीहा मैथ्स में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस मिशन 2020 में हम 8 दिसंबर 2017 को हुए एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का मैथ का डिस्कशन करा चुके हैं पीछे। आज हम जीएस का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड हम सारे फैक्ट बता देंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो अंत तक वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ग में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी स्थापित किया गया था। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, वर्ग नहीं होगा, वर्ष होगा। यानी क्वेश्चन होना चाहिए किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी सिडबी को स्थापित किया गया। तो सबसे पहले हम आपको सिडबी से रिलेटेड सारे फैक्ट बता देते हैं। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसके बारे में और फैक्ट हम आपको बतला दें कि सिडबी का जो स्थापना हुआ था वह 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। सिडबी का हेड क्वार्टर जो है लखनऊ में है। और सिडबी पर जो करंट अफेयर पूछता है वह भी हम आपको बतला देते हैं। सिडबी का भी फ़िलहाल में चेयरमैन एंड एमडी है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि सिडबी की स्थापना कब हुआ था, 1990 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? पूछ रहा है किस वर्ष सिडबी की स्थापना हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1990। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है, जो कि डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, कोई भी उत्पादन होने के लिए आपको भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, भौतिक पूंजी चाहिए, मानव पूंजी चाहिए। तो ये सारे चीज़ें जो होगी यह उत्पादन का कारक है। तो उत्पादन के कारक है, तो मेरा कौन ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को बहुखंडीय फसल कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, और ये बफर स्टॉक तथा डैश से निर्मित है। तो देखिए, ये जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है उसमें तो बफर स्टॉक होता है जहाँ पर खाद्य सामग्री को स्टॉक किया जाता है, और इसका दूसरा प्रणाली होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके द्वारा ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री को पहुँचाया जाता है। तो आपको ये खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के 2 घटक क्या हुआ, एक बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में अस्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री है, ये भी अस्थायी है क्योंकि इनका कार्यकाल मात्र 5 वर्षों के लिए होता है। मुख्यमंत्री भी अस्थायी है, रक्षा मंत्री भी अस्थायी है, लेकिन इसमें जो प्रशासनिक सेवक है वह जो है अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा संविधान में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? देखिए, विधायी निकाय द्वारा जो संविधान में परिवर्तन होता है इसको संवैधानिक संशोधन कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। भारत के संविधान में संघ सूची या सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है? तो देखिए, हमारा जो 7वां अनुसूची है, इस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है, और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा जो है 3 लिस्ट में किया गया है। एक संघ सूची में, दूसरा राज्य सूची में और तीसरा समवर्ती सूची में। यानी कि तीनों सूची जो है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूची 7वां अनुसूची में है। इसलिए मेरा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको संघ सूची के बारे में पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है नागरिकता, जो भाग 2 में है, यह बात तो सही है। दूसरा है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक, तो यह भी सही है। तीसरा है भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, यह भी सही है, जो बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। लेकिन अंतिम ऑप्शन जो है वह भाग 9 में कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश, जो संविधान के हिसाब से गलत है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि पिछला वीडियो में हम आपको बतलाए थे कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश होता है यह भाग 8 में होता है, और उस समय हम आपको ये भी चर्चा कर दिए थे कि भाग 8 और अनुसूची 8 में अंतर होता है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि अनुसूची 8 में भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो आंसर होगा मथुरा। अगला क्वेश्चन है, किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था? तो देखिए, भारत में सबसे पहला उद्यान यानी बगीचा वाला मकबरा था, वह था हुमायूं का मकबरा। क्योंकि हुमायूं का मकबरा पहला मकबरा था जो बगीचों के बीचों बीच बनाया गया था। तो हुमायूं के मकबरा के बारे में जो फैक्ट है वो हमको बतला दे। हुमायूं के मकबरा का जो वास्तुकार था उसका नाम था मिराक मिर्जा घियास, और हुमायूं का मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिल्ली के मात्र 3 गो जगह है उसमें शामिल है। दिल्ली का 3 गो जगह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है उसका नाम है लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। हम और मकबरे से संबंधित आपको फैक्ट बतला देते हैं। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो खुलदाबाद में है। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, और जहांगीर का मकबरा शाहदारा में है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण था? हम आपको असहयोग आंदोलन से संबंधित सभी फैक्ट आपको बतला देते हैं। असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से लेकर 1922 तक चला था, लेकिन एक हिंसक घटना के वजह से गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर दिए थे, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यह घटना हुआ था यूपी के गोरखपुर ज़िले में। चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था जिसे आग लगा दिया गया था, और जिसमें कई पुलिस की जान चली गई थी। और इस हिंसक घटना से आहत होकर 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आपको ये पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या होगा? तो आंसर होगा चौरी चौरा कांड, बी ऑप्शन सही होगा। ये जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और दांडी आंदोलन जो हुआ था वह 1930 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था, जिसका अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स था, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए राजी करना। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता था? तो आंसर होगा अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा 2.4%। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का देश के साथ सामान्य सीमाएं हैं। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम आपको इस मैप में बतलाते हैं कि देखिए, इस मैप में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता होगा
ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, यह बिहार, ये पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। इस मैप से आपको आसानी से पता चल गया होगा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का बॉर्डर जो है किस देश के साथ लगता है, तो नेपाल के साथ। तो आपको इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पश्चिम या पूरब की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं उसमें 3 ही चीज़ दिया हुआ है, गारो, खासी और जयंतिया। केवल हमको सजाना है। तो चलिए इसके लिए हम आपको मेघालय का मैप दिखाते हैं। इस मैप में आपको आसानी से दिखाई पड़ रहा होगा कि इससे पहले जो पश्चिम का हिस्सा है वह गारो हिल का है, और इस लाइन से पहले जो हिस्सा है वह खासी हिल का है, और अंतिम में जो सबसे पूरब में हिस्सा है यह जयंतिया हिल का हिस्सा है। तो आपको पता चल गया होगा कि पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो पहले गारो हिल मिलेगा, फिर खासी हिल मिलेगा, फिर जयंतिया हिल मिलेगा। तो इस तरह से आपको पहला ऑप्शन है तो सही हो जाएगा गारो, खासी तथा जयंतिया। अगर सवाल में पूछता पूरब से पश्चिम की ओर आने पर तो आंसर होता जयंतिया, फिर खासी, फिर गारो। समझ में आ गया होगा आपको मेघालय की इस मैप के द्वारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगूर मृदा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा काली मिट्टी। यह मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थान पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थिति का अनुभव करता है? तो देखिए, जब समुद्र से दूर स्थान पर लोग जाते हैं तो उनका महाद्वीप बदल जाता है, और अलग महाद्वीप हो जाने की वजह से वे प्रतिकूल परिस्थिति का अनुभव करते हैं। इसीलिए इस परिस्थिति को महाद्वीपीयता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 यानी नेशनल वाटर मार्ग 1 कौन सी 3 नदी को सम्मिलित करके इलाहाबाद, यानी जिसका अभी नया नाम प्रयागराज डाल दिया गया है, से हल्दिया को जोड़ता है? तो आंसर होगा गंगा, भागीरथी और हुगली। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? तो आंसर होगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, सभी प्रकाश के किरण को अंदर की ओर मोड़कर एकत्र करता है। इसीलिए उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि सारे किरण को एक तरफ मोड़ करके अभिसरण करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस क्या करता है, उस प्रकाश के किरण को बाहर की ओर फैला देता है, इसीलिए इसको फैलाने वाला यानी पसारने वाला लेंस कहा जाता है, यानी अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है, और अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरण को बाहर की ओर फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो देखिए, जो 7 रंग के दृश्य प्रकाश होती है वह होता है भीव ग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी कि ये 7 दृश्य प्रकाश में जिसका ऊर्जा सबसे अधिक होता है वह सबसे अधिक विचलित होता है, और उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो देखिए, इसमें वायलेट जो होगा वह सबसे अधिक विचलित होगा और इसका ऊर्जा भी सबसे अधिक होगा, लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तो वायलेट किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो वायलेट के बाद आपको है इंडिगो। तो इंडिगो जो होगा उसमें जो होगा ऑप्शन के हिसाब से इंडिगो में सबसे अधिक ऊर्जा होगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्नेहक वे पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, स्नेहक का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, जैसे मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? तो देखिए जितने भी ऑप्शन में दिया हुआ है सारे एकल कोशीय जीव हैं, लेकिन उसमें अमीबा ऐसा जीव है जो अपना आकार बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, पौधा में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप की तरह नलिकाएं है जिसको संवहनी उत्तक कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरा थोथा यानी विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फेरस सल्फेट यानी FeSO4। देखिए इस सवाल में पूछा था हरा थोथा, तो हरा थोथा का नाम होता है फेरस सल्फेट और उसका सूत्र होता है FeSO4। अगर सवाल में पूछ देता नीला थोथा क्या है, तो देखिए नीला थोथा का नाम होता है तूतिया या कॉपर सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, यानी इसका दूसरा नाम क्यूप्रिक सल्फेट भी होता है। तो आपको इस तरह से क्लियर हो गया होगा, जब हरा थोथा या विट्रियल पूछेगा तो फेरस सल्फेट FeSO4 होगा, लेकिन जब नीला थोथा या तूतिया पूछेगा तो उसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट होगा और उसका सूत्र होगा CuSO4। अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो किस संयोजन के निर्माण से उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर बनता है और जिसके वजह से उसका रंग दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है? तो आंसर होगा B1। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा वाले अवक्षेपण को pH मान कितना होता है? तो उसका pH मान 5 से कम होता है। तो इस तरह से इस वीडियो का डिस्कशन हम पूरा करा दिए। अगर आप दिल्ली पुलिस का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे हमें भी एनर्जी मिले और हम लगातार अपडेट डालते रहें। थैंक यू।